गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कुछ रूल्स दे रखे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो क्लियर करवाऊंगा। 4-5 रूल है इसमें, कहीं पर भी घुमा फिरा के आपसे पूछ लेते। देखिए, सबसे पहले जो बात करेंगे अपन वो है आपवाऊ रूल। अब आपवाऊ रूल है क्या, तो याद रखना इसका जो मीनिंग बुक में दिया है, हिंदी इंग्लिश कैसे भी आप देखें, क्रमिक रचना। आपवाऊ रूल के तुरंत बाद एक और आपको मिलेगा सेकंड हुंड, तीसरा आपको मिलेगा पाउली, और एक और आता अनिश्चितता का सिद्धांत। आपवाऊ रूल, हुंड्स रूल, पाउली रूल एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये 3-4 एक साथ मैं आपको क्लियर कराऊंगा। आपवाऊ में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। क्रमिक रचना, इसका मीनिंग अब देखिए, आपको अरेंजमेंट करना है यहाँ पर, लेकिन किसमें, रिस्पेक्टिवली ऑर्डर। अब एक लाइन की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। बस इतना सा याद रखें। इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करेंगे आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाएंगे। मतलब क्या हुआ इसका, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप करेंगे, जिसकी ऊर्जा कम है, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, इस तरह से अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपवाऊ जो नियम है आपका, आपवाऊ सबको मालूम है कि एक साइंटिस्ट नेम हम जनरली रट लेते हैं, वैज्ञानिक का नाम नहीं है। इस वर्ड है आपवाऊ, जर्मन वर्ड, और इसका जो मीनिंग दे रखा है बुक में वो है क्रमिक रचना। किसी भी चीज को हमें अरेंज करना है, क्रम से जमाना है। तो डेफिनेशन इसकी आपको याद हो गई, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। लेकिन ये तो रट लिया हमने। अब किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसके लिए एक डायग्राम दे रखा है इन्होंने, जो आप सबको बनाना याद है, और जिन बच्चों को बनाना याद नहीं है उनको मैं सिखा देता हूँ। स्टार्टिंग आप करना 1s से, नीचे से ये 1s, आपको मालूम है 1 में एस ही रहेगा, 2s, इसमें 2p भी रहेगा, फिर 3s, 3p, एक और बढ़ा देंगे 3d। बिल्कुल देखिए, एक के ऊपर एक लिख रहा हूं मैं, 4s, 3s के ऊपर 4s, ऐसे 3p के ऊपर 4p, फिर 4d, और 4 से क्या स्टार्ट हुआ था, f। इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे। ये 5s है, ये 5p, ये 5d, और ये 5 है। अब इसको मैं स्टाइल में बना रहा हूँ। देखिए बुक में आप देखेंगे तो ये 1s जो है आपको यहाँ दिखेगा सबसे ऊपर, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है किधर से करें। फिर और अपन जाना चाहे तो और चले जाओ, 6s, 6p, 6d, 6f, और ज्यादा से ज्यादा 7s, 7p, इस तरह से हम ले जा सकते हैं, 7d, 7s। अब बताइए, इसे बनाने में कोई ताकत लगा क्या आप लोगों को? एस के ऊपर एस बनाता रहे मैं, बस ये ध्यान देना कौन से एस के ऊपर कौन सा एस है। तो ऑर्डर में जाना, 1s, 2s, इस तरह से। ऐसे पी एस में एक ही होता, आपको मालूम, 1s, 2 में एस भी रहेगा और पी भी रहेगा, 3 में वैसे समझ में जाएगा एस पी डी, 4 में एस पी डी है। बस 4 से ज्यादा नहीं जाना, नहीं तो ज्यादा दिमाग लगा के 5 में 5 होना चाहिए ऐसा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का क्रम बना दिया मैंने। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस क्रॉस करना। देखिए इस तरह से मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अगर आप थोड़ी सी स्केल वगैरह की हेल्प ले लेंगे तो और जल्दी बन जाएगा। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप करेंगे, उसके बाद कहाँ करेंगे, ये हमें याद रखना है। तो इस डायग्राम को देखकर आप रूल आप बहुत जल्दी से क्लियर कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले मेरे को कहाँ फिलअप करना, लोअर एनर्जी। तो सबसे कम ऊर्जा किसकी है, 1s। पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन 1s में,
1s से ज्यादा ऊर्जा 2s की है, लेकिन पहले ऐसे लाएंगे नीचे, देखिए ये 2s, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अब कहाँ जाए हम भूल गए, तो ये नियम आपको बताएगा कि अब कहाँ फिलअप करना है। फिर इसको नीचे ले जा रहा हूँ, देखिए 2p में, फिर 2p के बाद 3s, 3s से 4s में नहीं जाएंगे, 3s से फिर नीचे आ रहा हूँ, देखिए, और तुरंत अपन कहाँ चलेगा, 3s के तुरंत बाद 3p, 3p के बाद में मन ललचा रहा ना, 3p के बाद में क्या होना चाहिए 3d, लेकिन आप वाव के अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे तो 3p के बाद आएगा 4s और फिर 4s के बाद आएगा 3d, इस तरह से आप चले जाएंगे। तो ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है। कहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी आपको, हमसे पूछा कैल्शियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम अकॉर्डिंग टू अबव रूल, अबव नियम के हिसाब से इसका विन्यास कैसे लिखें, तो देखिए 1s2, ये हमें पहले से ही पता है कि एस जो ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, 2, और उसका जो शेप होता है वो भी याद रखना, स्फेरिकल, गोलाकार संरचना होती है इसकी। दूसरी बात करें p, तो p में आपको मालूम है ज्यादा से ज्यादा आप कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो डम्बल से, डमरू के आकार का रहेगा। कभी कभी ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन। फिर डी की बात करें, डी में आपको मालूम है कक्षक कितने हैं, ऑर्बिटल 5, तो इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं हम, मैक्सिमम 10 भर सकते हैं, और इसकी जो स्ट्रक्चर संरचना रहेगी वो कैसी रहेगी, डबल डम्बल शेप, 2 डमरू जोड़े हुए दिखाई देंगे। और एफ में आपको मालूम है कितने कक्षक हैं, टोटल 7, और जब 7 है तो कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये समझ में आ जाएंगे 14, और इसका जो स्ट्रक्चर है अभी क्लियर नहीं, डिफ्यूज स्ट्रक्चर दे रखा है इसका, तो आपको चारों ये भी याद रखना। अब एस में मेरे कैल्शियम का निकालना, देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, सबसे पहले 1s2, 1s के बाद में कहाँ जाऊंगा, यहाँ देख देख के, फिर 2s2, 2p6, 3s2, अब 2p के बाद 3s के बाद कहाँ जाए, तो फिर यहाँ देख लो 3p, p में कितने भर सकते हैं हम, 6, फिर कहाँ जाए 4s, 4s में ज्यादा से ज्यादा कितने भर सकते हैं, 2, फिर कहाँ जाए 4s के बाद 3d, लेकिन d में तो अपन 10 भर सकते हैं, लेकिन देख तो लो जरूरत 20 की है, 2 4 6 8 हो गए, 10 2 12 6 18 और 2 20, तो यहाँ कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, 3d 0। ये किसका, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको सही लिखना है तो इस तरह से आप लिखेंगे। आप बताइए अगर कैल्शियम की जगह मेरे से स्कैंडियम का बोल देते तो बहुत आसान काम था, क्या कर देता मैं यहाँ 1 कर देता, 21 हो, 22 होता 2 भर देते, मतलब 30 तक आप यहाँ जा सकते हैं। बहुत छोटे का पूछ लिया, नाइट्रोजन का, कार्बन का ही पूछ लिया 6 है, तो भी हम यही तरीका लगाएंगे, 1s2, 2s2, 2p में हम कितने भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं, 6 भर, लेकिन यहाँ पर जरूरत कितनी है, टोटल 6, तो 2 2 4 और 2 6, और अगर 7 का होता तो यहाँ 3 कर देते, 8 का 4, इस तरह से बढ़ाते जाते। तो ये अबव नियम मेरे हिसाब से आपको मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता दिया कि 9 10 से आप पढ़ते रहते हैं तो आपको पहले से याद है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, आपको मालूम अपवाद है, कौन कौन से अपवाद है वो आपको याद रखना है। अबव रूल वो अभी तक जो फेमस थे वो 2 थे, कौन कौन से, एक तो क्रोमियम और एक कॉपर। अब देखिए इसका क्या है 24 और इसका है 29। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक जो वहाँ एग्जाम वगैरह में पेपर आता था आजकल ऐसे लिख देते हैं आर्गन, आर्गन लिख दी इन्होंने, मतलब आप समझ जाए 18 हो चुके इसके। जो 11th वाले बच्चे वो भी ध्यान से देखना, ये 18 कैसे हो चुके, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब यहाँ आप देखेंगे तो 18 मिलेंगे आप, तो यहाँ मैंने आर्गन लिख दिया, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब 3p के बाद में क्या आता है, तो सबको मालूम है 3p के बाद में 4s आता है, यहाँ देखो आप बात कर, तो 4s में कितने लिखूंगा मैं 2, और 4s के बाद में क्या आता है फिर 3d 4।
हो गए 24। सेम कंडीशन अगर आप यहाँ देखेंगे, ये किसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, आप बाऊ, यहाँ 4 18 तो हो ही गए थे 20, और ये 3D 9। लेकिन अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। ये दोनों क्या एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन इसलिए बोल रहा हूँ कि 3P 3S के बाद 3P और 3P के बाद आना चाहिए 3D के बाद में आना चाहिए 4S। तो 4S तो यहाँ पहले ही आ गया, देखिए 2P 3S, फिर 3P और यहाँ तुरंत क्या होना चाहिए था 3D, लेकिन 3D नहीं, यहाँ आपको क्या दिख रहा है 4S, इसके बाद दिख रहा 3D। तो हमने भी वही किया, पहले 4S और फिर 3D, लेकिन ये गलत हो जाएगा। एग्जाम में अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो आपको क्या करना है, सब कुछ सेम रहेगा। आप चाहें तो आर्गन भी लिख लें ऐसे, लेकिन 3D5 4S 1। और सेम कंडीशन किस में हो जाएगी, कॉपर में। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, तो यहाँ 3D10 और 4S 1। अब ऐसा क्यों हो गया, अभी तो अपन ने बोल दिया अपवाद है एक्सेप्शन है, पर एक्सेप्शन क्यों, अगर अपन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं तो देखिए डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं आप 10, इसको बोलते हैं कंप्लीट फील्ड। और डी में अगर 5 भरे हो तो हाफ फील्ड, अधूरा है, अर्धपूर्ण। और इनके अलावा कुछ भी हो 4 3 तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फील्ड, अपूर्ण। ये पूर्ण, ये अर्धपूर्ण और ये अपूर्ण। तो मोर स्टेबल कौन होता है, याद रखना, जो कंप्लीट फील्ड, ये स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। तो जब ये अधिक स्थायी हो गए दोनों, तो जो स्थायी होता है उसकी ऊर्जा कम होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो स्थायी होता है उसकी ऊर्जा कम होती है। अब 4S में अगर 2 थे तो वो स्थायी था, तो उसकी ऊर्जा कम थी, इसलिए पहले 4S लिखा था फिर 3D। लेकिन अब स्थायी कौन हो गया, इसने अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, देखो तो ये स्थायी होगा, इसलिए इसे पहले लिख दिया, इसकी ऊर्जा हुई कम। और ये अस्थायी है, उसकी ऊर्जा अधिक। जो अनस्टेबल रहता है वो हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, इसे याद रख लेना, तो उसकी एनर्जी बहुत होती है। तो ये 2 अपवाद तो आप सब बच्चों को याद होंगी, लेकिन मैं और बढ़ा रहा हूं इसमें आपको 2 चीजें, जैसे क्रोमियम तो मालूम ही है आपको, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, अब जोड़े बना लो, कॉपर सिल्वर और गोल्ड। ये 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपबाउ नियम का उल्लंघन करते हैं, ये बात आपको याद रखना है। वहां पर आपसे पूछ लेते कौन से आपबाउ का पालन करेंगे कौन से नहीं करेंगे, तो 2 तो रटे रटा है, क्रोमियम और कॉपर, लेकिन आजकल और आगे पेयर बना देते हैं, सिल्वर का भी बना देते हैं। क्रोमियम के नीचे आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे मॉलिब्डेनम है, उसके नीचे टंगस्टन, कॉपर के नीचे देखोगे सिल्वर और गोल्ड है। तो ये 6 एक्सेप्शन आपको याद रखना है। आपबाउ रूल कंप्लीट, इसमें और कुछ याद नहीं रखना। डेफिनेशन याद है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाएंगे, पहले कम ऊर्जा वाले में फिर अधिक में, इस तरह से। और एक्सेप्शन याद रखना आपको। सेकंड, अगर बात में कल पिछले वीडियो में थोड़ा सा आपको बता दो, हुंड आप सबको मालूम है, अगर हुंड की बात करूंगा मैं तो कितना आसान है। देखिए एक मेरे पास एलिमेंट है, एटम है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन काउंट 1s2 2s2 2p4। अब आप देखिए 1s में कितने भर दिए हमने, 2, 1 और 1 ये 2। 2s में भी कितने भरे मैंने, 2 ही भरेंगे, चाहे 50s हो तो भी 2 ही भरेंगे, ये 3 और ये 4। अब p में ऑर्बिटल बनेंगे 3 और इलेक्ट्रॉन भरना है 4। तो यहाँ कौन सा भर दिया हमने, 5। यही कौन सा भर दिया, हुंड अभी नहीं है, मान लो हुंड नहीं देख रहा, हमने चोरी से भर दिया। ये क्या है 7, ये क्या है 8, और हम खुश हो गए। लेकिन यह मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर हुंड के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में भी 2 भरेंगे, लेकिन पी में जो आप फिलअप करोगे ये 5, फिर 6, फिर 7 और फिर आएगा 8। मतलब क्या हुआ, अब देखिए सेम एनर्जी ऑर्बिटल, समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं, तो इन्होंने कहा था समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसके बाद में पेयरिंग शुरू करेंगे। जोड़ा कब बनाना शुरू करते हैं, जब पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन चले जाए। तो ये
नियम था हुंड का, जो आपको अच्छी तरह तैयार करना है और अच्छी तरह के याद ही हो गए। पहले क्या करोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे और इसके बाद इसकी पेयरिंग शुरू करेंगे। जोड़ा बनना बाद में शुरू होगा, पहले एक एक चले जाएंगे तब। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, मैंने पिछले वीडियो में क्वांटम संख्या बताई थी। आपसे पूछा ऑक्सीजन के 8वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ, तो इस हिसाब से अगर भरोगे तो 8वां कहाँ आ रहा, बीच में आ रहा, और इस हिसाब से भरोगे तो ये पहले में ही आ रहा, तो ये वैल्यू गलत हो जाएगी आपकी। इसलिए आपको ये बहुत अच्छी तरह याद रखना हुंड नियम। आपवाऊ के बाद हुंड, हुंड सबको याद हो गया, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिर जोड़ा बनेगा। दो नियम हो गए हमारे। तीसरा जो नियम है वो है पाउली, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, एक्सक्लूजन थ्योरी ऑफ पाउली। अब पाउली ने क्या बोला था, ये तो और मजेदार है। देखिए, एक कक्षक है, आप सब जानते हैं, ऑर्बिटल है, मैक्सिमम और मिनिमम कितने, मिनिमम 1, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। अब इसका मैंने नाम रख दिया थोड़ी देर के लिए 1s। ये पहला इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब मैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूं, देखिए, इधर मैंने लिख दिया दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 4 क्वांटम संख्या होती है, ANL MS, इधर भी ANL MS। अब आपको क्वांटम नंबर से देखिए, n इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप सब, यहाँ टिपेंगे 1, तो n इक्वल्स टू ये भी 1। जब n इक्वल्स टू 1 होता है तो आप जानते हैं l की वैल्यू होती है 0, और जब l की वैल्यू 0 होती है तो m की वैल्यू भी होगी 0। लेकिन अब s की वैल्यू देखिए, ऊपर है क्लॉकवाइज +½ और नीचे है तो -½ ये आपवाऊ नियम कंप्लीट होगा। सॉरी, पाउली क्या बोला, पाउली किसी भी कक्षक में ये ऑर्बिटल है, किनकी, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा आप देखिए कितनी समान है, अगर 3 क्वांटम संख्याएं समान है तो चौथी अवश्य ही भिन्न होगी। यह है पाउली का। किसी भी कक्षक में कोई सा भी ऑर्बिटल हो, 2 इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्या है वो हमेशा इक्वल नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा कितनी पॉसिबल है, कितनी संभव है, 3 अगर एक जैसी है तो चौथी जरूर है कि भिन्न होगी। ये पाउली का होगा। आपवाऊ, हुंड और पाउली के तुरंत बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में देखना, अनिश्चितता का सिद्धांत। जो अनिश्चितता का सिद्धांत था वो पहले तो साइंटिस्ट का नेम याद रखना, किसने दिया, हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने दिया था अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या था ये, आप देखिए 2 शब्द याद रखना, एक तो स्थिति मीन्स पोजीशन और दूसरा संवेग मोमेंटम। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की आपने स्थिति याद कर ली, पदार्थ की स्थिति याद कर ली, तो उस समय उसका संवेग ज्ञात नहीं कर सकते, और अगर संवेग ज्ञात कर लिया आपने तो फिर स्थिति ज्ञात नहीं कर, मतलब एक साथ स्थिति और संवेग, पोजीशन और मोमेंटम दोनों को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्या बनी रहेगी इसमें, अनिश्चितता बनी रहती है। अगर एक समय स्थिति ज्ञात करेंगे तो उस समय आप उसका संवेग ज्ञात नहीं कर सकते, तो स्थिति और संवेग दोनों का निर्धारण एक साथ नहीं कर सकते। ये बात किसने बोली थी, हाइजेनबर्ग। और रूल कौन सा दिया था इन्होंने, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत, इसके नाम से फेमस है। इन्होंने एक इक्वेशन भी दी थी, अगर आपको याद हो, डेल एक्स पी इक्वल्स टू नॉट डेट h/4π। स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, याद रख लेना ये बात। अच्छा, एक नियम और बचा इसमें जिसका नाम है डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली मैं आपको 5 एक साथ याद कराऊंगा, पहले ये सुन ले अलग अलग। डी ब्रॉगली समीकरण भी बोलते हैं, डी ब्रॉगली नियम, इन्होंने एक इक्वेशन भी दी थी, उसे डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलेंगे। और डराने के लिए बुक में देखना क्या दे रखा, पदार्थ की द्वैती प्रकृति का नियम, डॉयल नेचर ऑफ
मेटर, पदार्थ की दोहरी प्रकृति का नियम, इस नाम से भी ये आ जाता है। अब मैं जो लिखता हूँ आप सबको मालूम है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, तो आप सबको भी पसंद आ रही होगी। अच्छा, ज़्यादा बहुत जमा जमा के लिखेंगे तो फिर आप ध्यान से नहीं देखोगे, इसलिए मैं सुंदर लिख रहा हूँ कि पूरा ध्यान आपका मोबाइल पर रहे, कैमरे पर रहे, स्क्रीन पर रहे, है ना। अब क्या था डी ब्रॉगली नियम, ये देखिए, ये कोई सूक्ष्म पदार्थ है मेरे पास, अगर इसकी देखिए ये क्या है, ये सूक्ष्म पदार्थ है। अब सूक्ष्म पदार्थ है तो यहाँ पर दो चीजें आपको दिखाई देगी, किस फॉर्म में मूव कर रहा है, ये पार्टिकल फॉर्म में, कणों के रूप में चल रहा है। जनरली जो पदार्थ चलता है, गमन करता है, ट्रांसफर होता है, किस फॉर्म में होता है, पार्टिकल फॉर्म। और एक डी ब्रॉगली ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि इसमें तो चलता ही चलता है, वेव फॉर्म में भी ये फंक्शन करता है, उसी से तरंग के रूप में भी। अब देखिए, एक पदार्थ एक साथ कितने काम कर रहा है, दो काम कर रहा है ना। डॉयल नेचर ऑफ डॉयल बस शब्द समझते हो ना, मोबाइल में बोलते हमारे 2 सिम वाला मोबाइल है, दो काम एक साथ हो रहा है। सूक्ष्म पदार्थ जब गतिशील अवस्था में होगा तो ये कण के साथ साथ तरंग प्रकृति भी शो करेगा। जो वेव नेचर है, वेव नेचर भी शो कर रहा है, पार्टिकल दोनों को एक साथ दर्शा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, पदार्थ की दोहरी प्रकृति का नियम। अब इसमें भी फिर 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला बनता है, देखिए तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ क्या है, तरंग दैर्ध्य क्या है, या फिर स्थिति, इसके बाद में वेग वगैरह, पोजीशन, वेलोसिटी वगैरह, ये सब चीजें अगर हम देखें तो तरंग तो आपको मालूम है, दो या तो क्या ले लें हम, सुरंग ले लें, या फिर दो ले लें गर्त। इनके बीच की दूरी को आपने क्या बोल दिया, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। किससे दर्शाते हैं इसे, लैम्डा से अपन दर्शाते हैं, याद हो जाएगा। दो, ये क्या दिख रहा है आपको, पीक दिखाई दे रहा है, दो सुरंग या फिर दो गर्त दिखाई दे रहा है। देखिए ये डाउन नीचे, इसलिए अपन ने गर्त बोल रहे हैं और ये सुरंग बोल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोल दिया। अब अगर हम स्थिति, वेग वगैरह इन सब की डेफिनेशन भी देखें तो कैसे देखें। अब वेग किसे कहेंगे आप लोग, ये सूक्ष्म पदार्थ है, 1 सेकंड में कहाँ पहुंच गया, मान लो कस्बे में चला गया, तो 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई कुल दूरी, उसे आपने चाल या वेग बोल दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और आती, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति किसे कहेंगे आप, तो ये तरंग है, 1 सेकंड में किसी निश्चित बिंदु से जितनी बार होकर गुजरेगी, मालूम चले ये 20 बार होकर गुजर गई इससे, डेफिनेट पॉइंट से, उसको हमने बोल दिया फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। तो 3 बातें मैंने फटाफट बोली। तरंग दैर्ध्य किसे कहेंगे, दो सुरंग या दो गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति किसे कहेंगे, कोई तरंग 1 सेकंड में किसी निश्चित बिंदु के, डेफिनेट पॉइंट है, निश्चित बिंदु से जितनी बार होकर निकलेगी उन संख्याओं को आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। और फिर वेग किसे कहेंगे, तरंग द्वारा 1 सेकंड में चली गई कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, लेकिन कितने में, 1 सेकंड। मालूम चले 1 सेकंड में ये यहाँ से हमने दौड़ लगाई और यहाँ पहुंच गए, तो ये दूरी नाप लेंगे, वो हो गया इसका वेग या चाल हो गई। तो 3 बातें आपको ये याद रखना। एक इन्होंने इसी में एक इक्वेशन दी थी, समीकरण दिया था, डी ब्रॉगली समीकरण, वो क्या था, 2 मिनट में वो भी आप देख लो। अब पदार्थ की स्थिति और संवेग दोनों ज्ञात एक साथ नहीं कर सकते, ये किसने बोला था, तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा, ये हाइजेनबर्ग ने। लेकिन जब पदार्थ गतिशील अवस्था में होता है तो कण के साथ साथ तरंग के रूप में भी चलता है, ये किसने बोला था, तो ये डी ब्रॉगली, अपने दिमाग में आ जाएगा। डी ब्रॉगली समीकरण, ये देखिए, मैं अगर डायरेक्ट लिखूं तो ये था डी ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा इक्वल्स टू h/mc, ये
पूरा आप लोगों के पास, इसलिए मैं डायरेक्ट, अब देखिए मेरे को MC पसंद नहीं है, क्या लिख रहा हूँ मैं MB, मेरे को ये भी पसंद नहीं है, क्या लिख दूंगा मैं P। आपको मालूम है ये मास है, द्रव्यमान है, और ये वेलोसिटी है, दोनों को अपन बोलते हैं मोमेंटम, संवेग। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन को एग्जाम में पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल वगैरह, तो इस तरह से हम 3 तरह से बता सकते हैं डी ब्रॉगली समीकरण है। अब ये मैंने आपको 5 रूल बताए, अब इनको याद कैसे रखें, तो याद रखने का जो आसान तरीका है मैं 1 मिनट में आपको क्लियर कर दूंगा कि हम 5 को कैसे याद रखें। पहले तो ऑर्डर में याद रखना, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, डी ब्रॉगली, फिर हम बात करें आपबाउ, फिर हम बात करेंगे हुंड, फिर पाउली, और इसके बाद में अनिश्चितता। 5 को एक साथ हमें याद रखना, वहां पर कंफ्यूज हो जाते, पूछते हुंड और आप पाउली प्लस करके आ जाते हैं उसमें। यदि हमसे पूछे डी ब्रॉगली, ऐसे दिमाग में रखना, ये एक स्टूडेंट है अपनी, देखिए एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, एक स्टूडेंट है, इसको कहाँ जाना, स्कूल जाना, ये स्टूडेंट है, इसमें आपको ये 4-5 नियम एक साथ याद हो जाए। तो स्टूडेंट स्कूल जा रहा, स्कूल में पहुंचाना है उसको, तो ये काम किसका है, डी ब्रॉगली। मतलब आपको मालूम है जनरली पैदल पैदल जाता, लेकिन जरूरत पड़ती है तो देखिए दौड़ लगा दी उसको। तो इलेक्ट्रॉन कण के साथ साथ तरंग गति भी दर्शा रहा है यहाँ पर, इसको हमने क्या बोल दिया, डी ब्रॉगली। अब स्टूडेंट कहाँ पहुंच चुका, स्कूल, तो अब दूसरा काम शुरू हो गया किसका, आपबाऊ का। समझ लो, थोड़ा सपोज करिए यहाँ पर कि प्रेयर करवाते हैं, तो प्रेयर जब होती है तो कैसे होती है, पहले छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा, इससे आपको क्या याद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं, ये आप बहुत समझ लो, प्रेयर करवाएंगे। तीसरा फिर कौन आए, हुंड। प्रेयर कंप्लीट होने के बाद जैसे ही हम क्लास में गए, किसका काम शुरू होगा, हुंड। हुंड का काम है अरेंजमेंट करने की, बैठक व्यवस्था, पहले ही एक बच्चे को बैठाएंगे और फिर ज्यादा बच्चे आ गए तो जोड़े में बैठा देंगे, तो ये किसने किया, हुंड ने। अब 3 तो याद हो गए आपको, डी ब्रॉगली याद हो गया ना। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में भी अपन बात करें थोड़ा थोड़ा, इलेक्ट्रॉन कण के साथ साथ तरंग के रूप में भी चल रहा है, ये पहला। दूसरा आपबाऊ, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। तीसरा हुंड ने क्या बोला, पहले एक एक फिर जोड़ा। अब पाउली का काम कुछ नहीं, इनका काम है पढ़ाना, तो पढ़ाने के लिए क्या है, एक ऑर्बिटल बना लिया और ये 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं, यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट हो गई आपकी। और अनिश्चितता, अभी अनिश्चितता तो आपको मालूम है कोरोना से बनी हुई है, कौन सी, खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, ये होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ याद क्या रखना है, पदार्थ की स्थिति या पोजीशन को आपने डिटरमाइन कर लिया तो उसका मोमेंटम, संवेग गड़बड़ हो जाएगा, और अगर संवेग को डिटरमाइन करेंगे तो पोजीशन, मतलब निश्चित नहीं है ये, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, अनिश्चितता का नियम, और दिया किसने था, हाइजेनबर्ग। तो ये 5 नियम को आप ऑर्डर में, ये छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई, याद करने की कोशिश करना। आप चाहे अपनी ट्रिक बना सकते हैं, मैं कैसे भी करके, वहाँ कंफ्यूज हो जाते हो, आप पूछते हैं इलेक्ट्रॉन बढ़ते क्रम में भरे जाते, किसने दिया था, तो आप हुंड लिखी आओगे, पाउली, ऐसे याद रखना। स्कूल पहुंचाया, डी ब्रॉगली। प्रेयर किसने, प्रेयर मतलब यहाँ वो लगा लेंगे, तो प्रेयर में पूरा मैदान में कर, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और थर्ड क्या है, हुंड, अरेंजमेंट, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिर जोड़ा। और फोर्थ आपको दिख ही रहा, पाउली, कोई भी एक ऑर्बिटल है कक्षा के, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं होगी। और अनिश्चितता में दोनों चीज एक साथ आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, अगर स्थिति कर लेंगे तो संवेग गड़बड़ हो जाएगा, और संवेग निश्चित करेंगे तो स्थिति। ये 5 नियम मेरे हिसाब से आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।